हेलो एवरीवन। हमने एक लॉ लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, उसको हमने कवर किया था। और अब हमारी जो एक्ट स्टार्ट किया है हमने, वो द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को स्टार्ट किया है, जिसका इंट्रोडक्शन हमने इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर कवर किया था। और आज हम इसकी सेक्शन 3 को, डेफिनेशन क्लॉज को जो है पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ज़मीन के साथ अटैच होती है। पर इसमें बताया, जिस तरह से कोई घर होता है, कोई बिल्डिंग होती है, वो ज़मीन के साथ अटैच होती है, पर इसमें स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, इसको जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। एक्सक्लूडिंग इसके कि टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर्स मतलब कोई दरख्त वगैरह, या कोई उगती हुई क्रॉप्स है, कोई या फिर जो है ग्रास है, तो फिर वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आती मूवेबल प्रॉपर्टी की। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डेफिनेशन बताइए। इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट मतलब कि एक दस्तावेज़ मतलब लीगल कोई एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेकिन इसमें नॉन टेस्टमेंट्री इंस्ट्रूमेंट ही आएगा, टेस्टमेंट्री इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा। अब टेस्टमेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई विल वगैरह होती है। टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट कहते हैं विल को, कि कोई अगर प्रॉपर्टी विल के ज़रिए से किसी को ट्रांसफ़र हो रही है, कि फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ पर्सन है, वो अपनी डिजीज़ पर्सन है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लिए एक अलग एक्ट बना है जो सक्सेशन एक्ट है। उसके तहत जो है उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हम इस एक्ट के अंदर जो है डिजीज़ पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस एक्ट के अंदर जो लिविंग पर्सनस हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब उन पर्सनस में कंपनीज़ भी आ जाती हैं, एसोसिएशन भी आ जाती है, वो हमने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, पिछली लेक्चर में कवर कर दिया हुआ है। आप पिछली लेक्चर देखेंगे तो इंट्रोडक्शन से आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो होते हैं इसमें जो ट्रांसफ़र होता है वो लिविंग पर्सनस के दरमियान होना चाहिए इस एक्ट में। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन बताते हैं कि अटेस्टेड। अटेस्टेड क्या होता है? अटेस्टेड वैसे तो हम बोलते हैं कि जिस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट होता है, हमने उसको स्टैम्प लगा दिया तो वो अटेस्टेड हो गया, नहीं। बल्कि इसमें जो डेफिनेशन बताई गई है, अटेस्टेड का मतलब होता है कि कोई फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से कोई सेल और परचेज़ का मामला हो रहा है, तो उसमें हम 2 विटनेसेस को भी डालेंगे। 2 विटनेसेस का होना उसके अंदर ज़रूरी है, कि जो कल को अगर जो एग्जीक्यूटर होता है, जो उस पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है सेल डीड को, तो अगर कल को वो अगर मुकर जाता है, तो फिर इस सूरत में हम उन विटनेसेस को कोर्ट में पेश करेंगे। पेश करने के बाद जो है इस तरह से साबित कर सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटर बोलेंगे कि हमने इनको अपनी आँखों से जो है एग्जीक्यूट करते देखा है, किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते, साइन करते देखा है, हम उस वक्त प्रेजेंट थे। अब जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर जो है एग्जीक्यूटर के भी सिग्नेचर होते हैं, और एग्जीक्यूटर के बाद जो है वो इन पर्सन 2 विटनेसेस के भी सिग्नेचर होना लाजमी होते हैं। और जो विटनेसेस होने चाहिए वो उनके लिए लाजिम है कि वो मेजर होने चाहिए और साउंड माइंड होने चाहिए। मेजर मतलब 18+ की एज होनी चाहिए, और साउंड माइंड अक्ल बूझ समझ बूझ वाले होने चाहिए। और दूसरा उसके बाद डेफिनेशन 4 बताते हैं कि रजिस्टर्ड, वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो सेल डीड हो गई जिस तरह से, तो वो रजिस्टर होना ज़रूरी है। रजिस्टर होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसको, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर होना ज़रूरी है। या कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको जो है उसी मैनर के अंदर जो प्रिस्क्राइब किया गया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो है प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको उसी मैनर में होना चाहिए। और उस इंस्ट्रूमेंट का जो मेमोरेंडम होता है, वो जो एक बुक होती है रजिस्ट्रार के पास अंडर सेक्शन 51, उसमें जो है उसका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, इंटर किया जाना चाहिए। उस पूरे जो होता है उसमें रिकॉर्ड जो होता है वो रजिस्ट्रार के पास जो है एक बुक में जो है कैप्ट होना चाहिए, महफूज होना चाहिए एक बुक में एज एविडेंस के तौर पर। और फिर जो उसके पार्टिकुलर्स होते हैं वो एक करेक्ट तरीके से, जो इसके इंडेक्स होते हैं वो फिल किए जाने चाहिए अंडर सेक्शन 55 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। करेक्टली जो है उनको किया जाना चाहिए उन पार्टिकुलर्स को।
और डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट में कौन से डॉक्यूमेंट आ जाते हैं जिनको रजिस्टर करना ज़रूरी है या जिनको रजिस्टर करना इतना ज़रूरी नहीं है। तो फिर उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इक्विटेबल मॉर्गेज। अब जो इक्विटेबल मॉर्गेज है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको जो है रजिस्टर करना ऑप्शनल है, इतना ज़रूरी नहीं है। तो इक्विटेबल मॉर्गेज होता है वो ये मॉर्गेज होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई टाइटल डॉक्यूमेंट देकर हमने किसी से अमाउंट लिया हुआ है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट किसी के पास रखवाया है और उसके बदले में हमने उससे जो है कोई अमाउंट लिया है, मॉर्गेज, उसको वो इस तरह से अगर वो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, इतनी ज़रूरी नहीं है कि उसको रजिस्टर कराया जाए। उसके बाद लीज़ है, लीज़ इफ़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई लीज़ है एक्सीडिंग 1 ईयर, अगर उसको 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है तो उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है। या कोई रेंट एग्रीमेंट है उसको भी रजिस्टर कराना ज़रूरी है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पर दी है और जो है उसमें कोई कंडीशंस वगैरह, टर्म एंड कंडीशंस आपने लिखी हैं ताकि जो है कल को आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आप जिसको रेंट पर प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, लाजिम है कि आप उस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा लें। फिर कोई गिफ्ट डीड है या कोई सिंपल मॉर्गेज है, उस मॉर्गेज को छोड़कर जो हमने पहले डिपॉज़िट करवाया था, किसी डिपॉज़िट की सूरत में अगर मॉर्गेज हुआ है तो उसको छोड़कर बाकी जो मॉर्गेज डीड होती हैं उनको जो है ये रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम आ जाता है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? बेसिकली एक्शनेबल क्लेम ये होता है कि हम जो है किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले रहे हैं, हमारा कोई क्लेम किसी के ऊपर बनता है और हम एक्शन ले रहे हैं कि भाई हमारा इसके ऊपर क्लेम बनता है, हम कोर्ट से रुजू करते हैं जाके कि हमें कोर्ट जो है रिलीफ ग्रांट कर दे। कि मींस क्लेम टू एनी डेब्ट, कोई कर्ज़ा है अदर देन सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई कर्ज़ा है जो इनसिक्योर है, जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है, जो सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योर्ड का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कि हमने किसी को अपनी प्रॉपर्टी जो है दी हुई है मॉर्गेज पर, उसके बदले में हमने उससे जो है कोई अमाउंट लिया हुआ है, तो हमारी प्रॉपर्टी उसके पास सिक्योर है। लेकिन इसमें जो बात की गई है कि इसमें बात की गई है कि वो प्रॉपर्टी हमारी सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड प्रॉपर्टी है। तो और जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ क्लेमेंट। अब जो मूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट या बेनिफिट है वो क्लेमेंट की पोजीशन में नहीं है, क्लेमेंट की पोजीशन में नहीं है, विच कोर्ट कोर्ट भी इस बात को रिकग्नाइज़ कर रही है कि जो इसको जो है रिलीफ ग्रांट किया जाए और इस पर्सन को रिलीफ ग्रांट किया जाए और इसका जो है ये राइट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको अगर सिंपल वर्डिंग में समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से मेरा जो है किसी को मैंने किसी से कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ठीक है, मैंने किसी से कोई चीज़ परचेज़ की है, लेकिन अब जो है वो पर्सन वो चीज़ मुझे नहीं दे रहा है। मैंने उससे पैसे भी दे दिए हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में जो है कोई एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अब वो पैसे भी मुझे नहीं दे रहा है और जो है वो चीज़ भी मुझे नहीं वापस कर रहा है। तो ऐसी सूरत में मैं कोर्ट के पास जाऊँगी, कोर्ट में एक्शन लूँगी और उसमें जो है उस पर्सन के अगेंस्ट जो है क्लेम फ़ाइल करूँगी कि इससे मुझे जो है इतने पैसे दिलाए जाएँ। अब कोर्ट जो है उसको जो है रिकग्नाइज़ कर रही है कि हाँ भाई इसके जो पैसे हैं फ़लाँ पर्सन के पास हैं, उस बात को एक्सेप्ट कर रही है और उसको कि हाँ इसका जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। या फॉर एग्जांपल कि हमने किसी को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है रेंट पर दी हुई है, अब वो बंदा रेंट पे नहीं कर रहा है, तो ऐसी सूरत में मैं कोर्ट के पास जाऊँगी और जो है ना वो प्रॉपर्टी की पोजेसन दे रहा है, ना ही जो है वो रेंट पे कर रहा है। तो ऐसी सूरत में मैं कोर्ट के पास जाऊँगी और कहूँगी कि मेरा जो है एक्शन लूँगी उस बंदे के अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके पास मेरी प्रॉपर्टी रेंट पर है, उसके अगेंस्ट मैं क्लेम करूँगी और जो है एक एक्शन लूँगी कि मुझे इससे रेंट दिलवाया जाए और जो है मेरी प्रॉपर्टी की पोजेसन या मुझे वापस दिलवाई जाए। तो ये इसको कहते हैं एक्शनेबल क्लेम, कि कोई पर्सन एक्शन कर रहा है, किसी को एक्शन कर रहा है और किसी पे जो है कोई क्लेम है उस पर्सन का।
उसके बाद आ जाता है 6 पे नोटिस। अब नोटिस इसमें वो नोटिस नहीं, उस नोटिस की बात नहीं की जा रही है कि जो नोटिस हम अमूमन जो करवाते हैं समन वगैरह, इसमें नोटिस, वो उस नोटिस की बात नहीं की जा रही है। इसमें ये नोटिस की बात की जा रही है कि नोटिस फैक्ट, कि जो नोटिस जो है फैक्ट्स थे, कुछ फैक्ट्स थे जो आपके नोटिस में थे और आपने जो है उसको उस पर जो है आपने उस पर आपने नेग्लिजेंस ग्रॉस कंडक्ट किया। तो ऐसी सूरत में फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से मेरा किसी से जो है एग्रीमेंट हो रहा है, कोई घर ख़रीदने का एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। अब उस पर्सन ने जो है प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को भी ट्रांसफ़र की हुई है। थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र करके इसने जो है उससे पैसे भी वसूल कर लिए हैं। अब मैंने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो अब मुझे चाहिए था कि जब मैं उसके साथ एग्रीमेंट कर रही थी तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को मुझे वेरीफ़ाई करना चाहिए था, चेक करना चाहिए था कि आया कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई प्रॉपर्टी पहले से ट्रांसफ़र कर रखी हो किसी के पास, या पहले से मॉर्गेज कर रखी हो, या फिर जो है या फिर जो है एज अ सिक्योरिटी कोर्ट में जो है उसने वो प्रॉपर्टी दे रखी हो। तो इस तरह से मुझे पहले उन डॉक्यूमेंट्स को ख़ुद वेरीफ़ाई करना चाहिए था, ख़ुद उन डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए था, और मैंने नहीं देखा है। तो फिर कोर्ट जो है ऐसी सूरत में एज्यूम करेगी कि ये जो है इस पर्सन का ग्रॉस नेग्लिजेंस है, उसने गफलत करी है। इस पर्सन ने जो है पहले ख़ुद उस प्रॉपर्टी को, उस फैक्ट से जो है उस फैक्ट को देखना चाहिए था, उसके बाद कोर्ट के पास आना चाहिए था। या फिर जो है उसने एक ग्रॉस कंडक्ट किया हुआ है, ग्रॉस नेग्लिजेंस की है, उसकी गफलत है ये, तो कोर्ट इसको ये एज्यूम करेगी। अब एक तो इस तरह से नोटिस होता है कि जिस तरह से अगर हम एक नोटिस होता है, एक डायरेक्ट नोटिस होता है, और एक जो नोटिस होता है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है। डायरेक्ट नोटिस की एक्चुअल नोटिस की डायरेक्ट नोटिस की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, वो जो सेल एग्रीमेंट मैंने किसी के साथ किया तो वो एक्चुअल नोटिस हो गया। और जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कोर्ट एज्यूम करती है कि हमने जो है अगर किसी को नोटिस भेजा है ऑन बिहाफ, हमने किसी के एजेंट को नोटिस भेजा है, बिहाफ ऑफ जो है ऑनर, हमने किसी के एजेंट को जो है नोटिस भेज दिया है, तो कोर्ट ये एज्यूम करेगी कि हमने जो है इसके ऑनर को ही नोटिस भिजवाया है या मैनेजर को ही नोटिस मिला है। अगर उसके किसी एजेंट ने वसूल किया है तो कोर्ट ये एज्यूम करेगी कि उसको ख़ुद को नोटिस पहुंच गया है। तो ये आज की जो है डेफिनेशन क्लॉज थी जो हमने कंप्लीट कर ली है सेक्शन 3 के अंदर। बाकी जो इंट्रोडक्शन में मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि बाकी की जो इसके जो सेक्शंस हैं, आगे के सेक्शंस हैं, वो टॉपिक वाइज हम चलेंगे और 1 बाय 1 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।